चलो आगे हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर। तुम लोग का क्लास ही ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्ड हो जाता है। सबसे अच्छा वाला यही चल रहा है, ट्वेल्थ वाला हो ही नहीं पाता है, वो तो पढ़ते रहता है। ट्वेल्थ वाला करना है रिकॉर्ड के लिए आगे। आगे हम लोग को पढ़ना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर क्या है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ब्लड। ब्लड से हम लोग पता लगाते हैं बहुत सारा जानकारी, यानी हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या हमारे पास ज़्यादा है, क्या हमें सख्त ज़रूरत है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए। उसी तरह ये इसका आपका समझ आए, एटम के अंदर का ये आपका क्या है, एक नंबर है जो क्या करता है, बहुत सारा जानकारी देता है एक साथ। यानी जैसे हमारे बॉडी को जानकारी मिलती है ब्लड से, यूरिन से, वैसे ही आपका क्या, एटम की जानकारी, एटम की जानकारी मिलती है क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर से एक साथ बहुत सारा जानकारी हमें मिलता है। वो जानकारी क्या क्या होता है। पहला तो ये है कि नाभिक में कौन सा कक्ष होता है, यानी कक्ष के प्रकार। फिर हम लोगों को जानकारी मिलता है उसमें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। फिर हमें मिलता है कक्षकों के प्रकार। कक्ष के अंदर छोटा छोटा डब्बा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कक्षक। और फिर आपका मिलता है उपकक्ष के प्रकार। फिर हमें जानकारी मिलती है कक्ष की ऊर्जा। फिर हमें जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। फिर हमें जानकारी मिलती है बहुत सारा, इसको हम लोग इत्यादि कर देते हैं अभी यहाँ पे। और जब हम पढ़ेंगे ना पार्ट बाय पार्ट, तो उसमें हम पता कर लेंगे कि कौन सा किस में है और कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये सब आपकी जानकारी मिलती है, इत्यादि की जानकारी हमें की जानकारी मिलती है, इत्यादि की जानकारी मिलती है। यानी क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे आपका ये बात का पता चलेगा कि कौन सा कक्ष है, उसमें कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग 10 क्लास या पीछे क्लास में पढ़े थे कि के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, एम के पास होता है 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसे होता है ये नहीं जानते थे। वो यहाँ पे जानेंगे कि क्यों उसमें 2 ही रहेगा, दूसरे वाले में क्यों आपका 8 रहेगा, तीसरे वाले में 18 क्यों रहेगा, और चौथे वाले में 32 क्यों रहेगा। क्यों का आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें आपका पूछा जाए आपसे कि डिफिनेशन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर एक ऐसी संख्या है जिससे परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिससे परमाणु के बारे में बहुत सारा जानकारी हमें मिलता है, वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटम नंबर। जैसे में एग्जांपल क्या था, कक्ष के प्रकार, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षकों या उपकक्ष के प्रकार, कक्ष की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इत्यादि की जानकारी हमें मिलता है किससे, क्वांटम नंबर से। अब देखिए क्वांटम नंबर जो होता है वो आपका ना 4 टाइप का होता है। ये क्वांटम नंबर, ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब क्वांटम नंबर के हमें टाइप्स पढ़ने हैं। यानी क्वांटम नंबर आपका 4 टाइप का होगा। क्वांटम नंबर ये ना 4 टाइप का नंबर होगा। पहला को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा को हम लोग बोलते हैं, पहला ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा, दूसरा का नाम है एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इन हिंदी में द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या।
फिर तीसरा का नाम है थर्ड। थर्ड का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये है आपका, इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। यही चार हमें इसको पहले पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे तो चैप्टर आपका लगभग खत्म हो जाएगा, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना रहेगा। तो हम लोगों को यही चार विस्तार से पढ़ना है। तो ये चार आपका कौन कौन है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका है जिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। आप इसे क्या कर लीजिए, अभी याद कीजिए, चारों को याद कीजिए। अभी 1-2 मिनट का टाइम वीडियो में लैप्स होगा, हमें याद करना है चारों। अभी 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हम चारों सीरियल से पूछेंगे। या तो इंग्लिश में बता दीजिए या तो हिंदी में बता दीजिए। लिखना नहीं है, भूलना है, याद करना है। याद है? याद कीजिए अच्छा से। हो गया याद? बोलो चारों का नाम, इंग्लिश से बोलो। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। बोलिए आप। हैं? नहीं याद कर पाया? माइंड को बढ़ाओ थोड़ा ना। हिंदी भी देखो, हिंदी बाद में याद हो जाए, इंग्लिश याद रहेगा तो। खाली एक एक हिंदी तो थोड़ा सा अलग है, बाकी तो प्रिंसिपल मतलब जानवे करता है प्रधान अध्यापक वाला। एजीमुथल का याद करना, मैग्नेट मतलब जानता है चुंबक, स्पिन मतलब जानता है गोल गोल घूमेगा, घूमेगा मतलब चक्रण। सबका हिंदी उससे रिलेवेंट है, इसका हिंदी सिर्फ और सिर्फ अलग है। बाकी सारा आपका क्या है, सेम है। तो इसलिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे। हम्म, बोलो। पढ़े लगे लग रहा है अब तो पढ़े लगे है। तुम पढ़े लगे और क्या है? कान में सुनाई ना दे रहा हूँ? हाँ, नेचर सिग्नेचर बदलता है नहीं।
कुछ टाइम के लिए, वैसे कुछ टाइम के लिए तू पढ़े लिखे लगी है। फिर आ जाएगा ठंडा का दिन, फिर तुम्हारा आ जाएगा एकदम नींद। हाँ वाह। बोलो। ये बोलेगी? ऐसे कौन याद रहा, छोट का खाली बोला प्रधान, दिव्यांशी, चुंबकीय, चक्रण। ये तो दूध की जगह खोआ खाली ले रहे हैं। बोलिए। काहे नहीं याद हुआ? ऐसे याद करो, हिंदी खाली एक अब। प्रधान, दूसरा द्विगांशी, तीसरा चुंबकीय, चौथा चक्रण। इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए याद करने बोल रहे हैं। अभी एक एग्जाम हो रहा था, उसमें पूछा गया था कि क्वांटम संख्या का कौन सा टाइप है, तो द्विगांशी को लगाया था ऑप्शन, बाकी सब दूसरा दूसरा नाम डाला था। तो याद रहेगा तो आप आगे उसको हम लोग कवर कर पाएंगे। तो चलते हैं। ठीक है, याद ना है तो उतने तक रहने दो, लेकिन याद करेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग शुरू करके एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम समझता है, ये वर्ड जो है ना, वो फिजिक्स से लिया गया है। क्वांटम का जो वर्ड है, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। फिजिक्स का एक टाइप है जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। उसमें पढ़ा जाता है ऊर्जा के कण के बारे में, यानी सॉरी, कण के ऊर्जा के बारे में। जिस किसी के पास भी कण है ना, उसको हम लोग ऊर्जा में जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कण ऊर्जा का मतलब। उसको बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा सहती। द्रव्यमान ऊर्जा सहती। द्रव्यमान ऊर्जा सहती समझता है? हर किसी बॉडी के पास, यदि हम बॉडी जो तुम्हारा है ना, उसको हम एनर्जी में बदलना चाहे तो बदलता है वो। यानी किसी का भी, जैसे कोई 5 kg का है, किसी का पास मास है, तो 5 kg मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल देखो कहाँ पे होता है। एक सुना होगा कभी कभी कि क्या होता है कि जब कोई हम जो जिंदा जो है, लाइव जो आपका है, वो वाला जो खस्सी उस्सी रहता है ना, उसको तौलते हैं ना, और मरने के बाद जब उसको तौलते हैं ना, तो उसका क्या हो जाता है, जिंदा और मरने के बाद वजन ना लगभग आधा हो जाता है। ऐसा सुना होगा। जैसे आपका 20 kg का खस्सी है, उसको आप तौले डायरेक्ट जिंदा में जब है तब, और जब हम उसको मरने के बाद तौलेंगे तो 10 kg का हो जाएगा, लगभग 10 या 11 kg का। कैसे हुआ? वही तो बता रहे हैं। क्या हुआ कि उसके अंदर मास था, अब मास के पास पाया जा, उसके अंदर क्या है, एनर्जी भरा हुआ है। जब वो जिंदा है तो उसके अंदर एनर्जी जो है आत्मा के रूप में है, यानी उसके अंदर आत्मा भरा हुआ। आत्मा को बताए थे केमिस्ट्री में, आत्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? बोसोन कण, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो ये बोसोन कण भरा हुआ है, तो कण उसमें एनर्जी गया हुआ है, और ये एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, वो एनर्जी जो गया हुआ है उसके कारण उसका वजन बढ़ा हुआ है। जैसे वो एनर्जी खत्म हुआ, यानी इसका मतलब ये था कि एनर्जी मास में बदलता है और मास एनर्जी में। इसी पे आधारित ये जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो आपका आया था, इसी से आया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये सबसे खतरनाक, यानी पूरे फिजिक्स के अंदर सबसे खतरनाक थियोरी कोई है तो यही है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यानी इसे आइंस्टीन बोलते हैं हम लोग। आइंस्टीन का सबसे बेहतरीन जो आपका थ्योरी है ना, वो यही है। आइंस्टीन ने एक सपना देखा था कि यदि हम आ, मरे हुए आदमी को क्या कर सके, आदमी मरेगा ही नहीं, वैसा फिजिक्स को लागू करने का उसने सोचा था। उसके बाद वो, इसी को हम लोग बोलते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर जो रियल फार्मूला है, वो है ई का मतलब एनर्जी, और एम का मतलब है मास, और सी का मतलब है लाइट, यानी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट।
इसका ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट ई बराबर एम सी स्क्वायर में आपका क्या आता है, ई का मतलब एनर्जी, आई एम का मतलब मास, यानी किसी द्रव्यमान को हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या उसके वेग के गुणनफल से हम लोग जब हम गुना करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। इसी फार्मूला को उसने बाद में चेंज किया था, एक ई बराबर एम सी स्क्वायर को उसने क्या किया, ई बराबर एम सी स्क्वायर को इस तरह से डिनोट किया कि ई का मतलब इमोर्टल डाला, हालांकि इमोर्टल का मीनिंग आई से शुरू होता है, इमोर्टल का मीनिंग मतलब मरणशील का मीनिंग किस, आई से शुरू होता है और है यहाँ पे ई। तो उसने बोला था कि यदि आइंस्टीन ने बोला कि ई बराबर एम सी स्क्वायर फिजिक्स लागू हो जाए तो कोई आदमी मरेगा ही नहीं, वो जिंदा रहेगा। लेकिन बात ये आता है कि उस थ्योरी में ये कहा गया कि बशर्ते आदमी लाइट के वेग से चलना शुरू कर दे। अब सोचिए हम लोग चलते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा और हमारा जो वेग है, हमारा जो ये है आपका 5 किलोमीटर पर घंटा आपका, ये आपका, और चलना है हम लोगों को कितना, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आप 3 लाख किलोमीटर यदि चल गए तो ये आपका इस रूल के अनुसार आइंस्टीन ने बोला कि आदमी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन सोचो हम लोग इतना चल पाएंगे, हम लोग चलते हैं 5 किलोमीटर 1 घंटा में, ओहो हफियाते। अब गाड़ी से चलते हैं हम लोग तो ज़्यादा जाते हैं 120-30 किलोमीटर पर घंटा नॉर्मल वाला से, जो आपका थोड़ा और ज़्यादा यानी एरोप्लेन से जब हम चलेंगे तो उसका स्पीड कितना चलता है, लगभग एरोप्लेन वाला का स्पीड 2 मैक होता है, 2 मैक मतलब 3 मैक ऐसा करके होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या जाएगा तो 1000 किलोमीटर, और हम लोगों को जाना है कितना, 3 लाख। यानी ये वाला जो है ना आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वाला जो है ना वेग हम प्राप्त नहीं कर सकते, यदि कर लिए तो अमर हो जाएंगे। अब सोचो कि अमर कैसे होंगे, अब ये भी बात आएगा हम लोगों के जहन में कि हम लोग अमर कैसे हो जाएंगे, यदि हम लोग प्रकाश के वेग से चलेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा कि हम लोग अमर हो जाएंगे। तो उसको समझते हैं, देखो समझो, अभी बता रहे हैं, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छूट जाएगा, चले इसमें आगे। अब देखो आदमी कैसे अमर हो जाएगा, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं हम लोग। इसने बोला कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसने क्या कर दिया, टाइम को फिक्स किया है। ई बराबर एम सी स्क्वायर मतलब सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आदमी अमर कैसे होगा यदि फिजिक्स लागू हो जाएगा तब, हालांकि ये फिजिक्स लागू होना संभव नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि हो जाए, ऐसा मान ले कि हो जाए, तब होगा तो नहीं है हमें भी पता है, क्योंकि नेचर से हम लोग आगे नहीं जा सकते। जब जब हम लोग नेचर से आगे जाएंगे या नेचर को चैलेंज करेंगे तो एगो नया बीमारी आएगा और देगा झटका और फिर हम लोग चल जाएंगे। यानी हम लोग जितना चीज बना रहे हैं वो सब फेल हो जाएगा, बाद में सिस्टम कर जाएगा, नेचर खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। यानी प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य ने किया है, उसका खमियाजा भी धीरे धीरे भुगत रहा है, आगे आने वाले दिनों में भुगतेगा। हम लोगों ने एटम बम बनाया, हम लोगों ने एटम बम से अपने ही जान का खतरा कर लिया। एटम बम गिराया, जापान में गिरा ना, तो कौन मरा, आदमी ही मरा, हम लोग जैसे ही आदमी मरा। अभी भी हम लोग खतरे में रहते हैं कि कोई पागल ऐसा मिलेगा जैसे पाकिस्तान है, यदि ये सोच लेगा कि हमरा जाने खत्म में होना है, एक अब हम मारिए देगा तो क्या करेंगे, हम लोग भी जाएंगे। यानी हम लोगों ने जो चीज बनाया हम लोगों के लिए भी खतरनाक है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो रूल है ये लागू होगा तो कैसे हम लोग अमर हो जाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं। ये लागू होने पे अमर कैसे होंगे, देखो समझो थोड़ा सा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह रहा है चलने के लिए, 3 लाख हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड कितना है आपका चलने के लिए, यानी इतना चलने के लिए 1 सेकेंड लेगा वो आदमी। एक हम लोग इधर वाला ये मान लेते हैं आइंस्टीन वाला आदमी है, इधर हम लोग चलते हैं लोकल आदमी, ये आइंस्टीन वाला मैन, इधर आते हैं हम लोग लोकल मैन। अभी दोनों का तुलना करके देखते हैं कि कैसे अमर होगा ये वाला और ये कैसे मोर्टल है यानी मरणशील रहेगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ देखिए, यहाँ आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा, नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर।
तो ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि ये वाला आपका 3 लाख किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा इसको, कि 5 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, तो 3 लाख किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो कैसे टाइम निकलेगा, टाइम निकलता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 3 लाख किलोमीटर और चाल है इसका 5 किलोमीटर पर, तो 5 × 6 = 30, यानी कितना लग गया, 60,000 घंटा। 60,000 घंटा लगा है कितना तय करने में, एक। इस घंटा को दिन में बदल लो, 60,000 घंटा इसको मान लेते हैं कि आपका दिन में बदलने के लिए। तो जब हम दिन में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ सर आ गए हैं, आते हैं, ठीक ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 60,000 आया, ये क्या आया घंटा में। अब 60,000 घंटा आया, अब इसी को हम चेंज करेंगे दिन में। तो दिन में चेंज करने के लिए किससे, मान लेते 24 घंटा का एक दिन होता है, तो हम 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60,000 भागा 24, 24 से करेंगे तो अमूमन ऐसे काटो ना, नॉर्मल 25 इसको समझ लो। तो 25 समझ लेंगे ना, तो 25 चौक 100 होता है, 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6 चौक 2400 दिन, यानी लगभग चल रहे हैं, पूरा नहीं लेके 2400 दिन हो गया। अब 2400 दिन 60,000 ना था, ठीक है। हाँ देखो 25 घंटा हुआ ना, 25 घंटा का एक दिन मान लिए काटने के लिए, तो 25 चौक 100 होता है, 4 4 छक 24, 2400 दिन। अब दिन को बदल दो साल में, दिन को हम क्या बदल देते हैं, साल में। तो 365 से भागा देना, तो 400 से दे लगभग, कितना साल, 6 साल हो गया ना लगभग। 400 से हटा देते हैं, 4 छक 24। अब समझो यही लॉजिक है कि ई दूरी तय करने में, 3 लाख दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड, और ई दूरी तय करने में कितना लगा दिया, 6 साल। तो मान लेते हैं कि ये आपका 1 सेकेंड जिंदगी जिया, तो इसका कितना साल गुजर गया, 6 साल। मान लेते हैं कि 2 सेकेंड जी लिया, तो बताओ इसका 12 साल, यानी आदमी का 12 साल गुजर रहा है। इधर इसका 2 सेकेंड हुआ, अभी 3 सेकेंड जी लिया, तो इधर 18 साल। मान लेते हैं कि 10 सेकेंड जी लिया, 100 साल ना। 1 सेकेंड का 12 साल, तो 10 सेकेंड का 6 साल, हाँ तो 60 हो गया ना। हाँ क्या, वही तो हम बोल रहे हैं, ये अभी जिंदगी 10 सेकेंड जिया है, और इसका एक पीढ़ी हो गया खत्म। अब भी कहेगा हम 20 सेकेंड जिएंगे, कम से कम इसका उम्र तो रहेगा ना 70 साल इस आदमी का। अभी अभी 10 सेकेंड जिया है, तो एगो पीढ़ी खत्म हुआ। 20 सेकेंड जी ले गलती से ही, इधर का दूसरा पीढ़ी दादा उदा खत्म, 120 सेकेंड, इसीलिए तो ये अमर होगा। अब भी मान लेते हैं कि 30 सेकेंड, अपना जिंदगी का मिनट भी पूरा नहीं किया है, और इधर खानदान पे खानदान जा रहा है, 120 का 180, तीसरा खानदान, ऐसे समझ आइए। या गलती से 1 मिनट जी लिया, तो इसका 10 खानदान आ गया, नॉर्मल आदमी का 10 खानदान गुजर गया, तो ये आदमी अमरे ना होगा। 10 खानदान गुजरने में टाइम लगता है, ओकरा ही लग रहा है 30 सेकेंड, गलती से ही 2 4 5 मिनट जी लिया। इसीलिए ये वाला फिजिक्स लागू हो जाएगा, तो व्यक्ति अमर हो जाएगा। हालांकि ये अमर नहीं है ये तो मरेगा ही, लेकिन इतना टाइम तब तक पूरा हो जाएगा, इतना टाइम चला जाएगा कि ऐसा लगेगा कि मरा ही नहीं है। जैसे कि राजा दशरथ का नाम सुने होंगे, पहले हम लोग बोलते थे 1,000 साल जिया था। अब सोचो पहले के लोग 1,000 साल जीते थे, ये सही हो सकता है कि नहीं। हम लोग के पहले वाला पीढ़ी तो 100 साल देख लिए है, तो यदि कोई आदमी आगे 50 साल के बाद ये कहे कि 100 साल वाला आदमी रहता था, तो मानेगा वो, नहीं मानेगा। जैसे हम लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि 1,000 साल वाला आदमी होता है, कैसे 1,000 साल जीता होगा। लेकिन क्या है
पहले का जो गुण था या आपका क्वालिटी था, खाने का जो क्वालिटी था, उसके कारण पहले के लोग ना जीते थे। पहले इतने ज्यादा मतलब रोग तो था ही, लेकिन इसके उतना पहले रोग नहीं था। अभी ये आपका क्या है, जब से हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, तब से ये रोग और दोष जो है आना शुरू हुआ है। ऐसे आपका रोग दोष आना शुरू हुआ था नहीं। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, उतना ही ज्यादा आपका क्या हुआ, आपकी बीमारियां डायसीज वगैरह बढ़े हैं। तो यही हम बताना चाह रहे थे। ई वाला आदमी, आइंस्टीन वाला आदमी, एक आध मिनट एक आध घंटा मान लीजिए जी लेते। तो इधर साफ, साफ का मतलब इधर समझ जाओ कि ईसवी साफ, मतलब ईसवी मतलब 2000 लगभग लगभग कितना चला जाएगा, 180 साल तो ये चल गया था ना, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, आधा मिनट में तो 180, यानी 1 मिनट में जा रहा 360 साल। यानी ये 2025 जाने में कितना सेकंड कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट में कम से कम। अभी जो जितना जिंदगी जिया है मनुष्य, यानी हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग का मनुष्य का जो काल है वो अभी कितना साल हुआ है, 2300 पीछे और 2500 आगे, अभी सॉरी 2000 आगे, 2300 साल हम लोग पीछे भी थे आदमी के रूप में, 2300 साल पीछे, यानी 2300 उधर और 4300 साल जिया है अभी पूरा पृथ्वी पे मनुष्य। ऐसा मतलब समझ आए कि अभी आपका जिया है। 1 मिनट रुकिएगा, ये कर ले। 55, 8 55। हाँ हाँ, जा रहे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नहीं, हम लोग जाते हैं 9:30 बजे, तो आप लोग को 10 बजे। उधर तो 10:15 10:30 तक आते रहता है, जब मन हुआ तब घुस जाता है। हम्म। चलिए आगे, यही समझाना चाह रहे थे, समझ गए। यानी इसका वाला आदमी 3-4 सेकंड जी लिया तो इधर पीढ़े का पीढ़े खत्म, इसीलिए अमर। लेकिन ये लागू होगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रकाश के वेग से चलना संभव नहीं है। अभी हम लोग इतना टेक्नोलॉजी फास्ट कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाइटर ये हैं जो चलते हैं 5-6 मैक से। मैक समझता है? जैसे हवाई जहाज का गति किस में मापते हैं? मैक में। क्या बोला जाता है उसको? मैक। मैक का मतलब होता है ध्वनि का साउंड। हम लोग का जो साउंड कितना जल्दी पहुंच जाता है, हम लोग का साउंड का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड, ये वैरी करता है। यानी आपका क्या है कि वैरी करेगा, मतलब कि मान लेते हैं वातावरण पूरी तरह से आपका सूखा रहा तो तेज गति से आवाज जाएगा, मान लेते हैं कोहरा वहरा रहा तो आवाज कम जाएगा। तो ये वैरी करता है इस पे। यानी 1 सेकेंड में ध्वनि कितना देर चलता है? 330 मीटर। और इसी से मापा जाता है, इसी से मापा जाता है मैक। तो हम लोग का जो फाइटर प्लेन यानी जो लड़ाकू विमान होता है ना, जो वो जो चलता है ना, बहुत स्पीड से चलता है। वो इतना स्पीड से चलता है कि कभी कभी 3-4 मैक से चलेगा।
यानी लगभग 1 किलोमीटर 1 सेकंड में चला जाएगा। यानी 1 सेकंड बोले कि 1 किलोमीटर आगे, इसलिए ना वो सब अटैक करता है जल्दी। हम लोगों का एक विमान बनाया गया जिसका नाम है तेजस, सबसे हल्का विमान बनाया गया, और वो इतना फास्ट उड़ता है, मतलब एक होता है ना जो बोल रहे थे हल्का और सबसे ज्यादा फास्ट तेज गति से चलने वाला विमान बनाएगा। तो हम लोग इधर नहीं चलेंगे, अब ज्यादा इधर चलाए, लेकिन जान गए कि आइंस्टीन का फिजिक्स लागू होगा तो आदमी अमर हो सकता है, लेकिन लागू होगा ही नहीं, ये संभव नहीं है। जैसे बोला जाता ना, हाँ, अभी 5 किलोमीटर चलते हैं जो हफ्ते उठते हैं, मान लेते हैं कि हमने वैसा विमान बना भी लिया, तो किसी को हार्ट अटैक आने का डर है, देखा होगा नाव जब मतलब झूला में ही ऊपर जाता है तो पूरा एकदम वैसा वाला आदमी हो जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि देखो, नॉर्मल आदमी को आप प्लेन में बैठाओगे, इसके पहले ही चेक किया जाता है कि उसका हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं, उसके और सारी चीज़ों का जांच किया जाता है प्लेन में बैठने के पहले। हर किसी को नहीं बैठा देगा, मतलब उसमें जांच होता है। अब मान लीजिए कि किसी का उतना, ये इसलिए है कि नॉर्मल प्लेन चल रहा है उसमें उतना जांच होता है। यदि मान लेते हैं कि जितना तेज गति से चलने वाला रहा वो आपको उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ये आपका दिक्कत पहुंचाएगा। इसलिए ना हम बताए थे कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाले या फिर अंतरिक्ष में जाने वाले आदमी हमेशा जो रहेगा एयरफोर्स का, वो रहेगा सैनिक। यानी जो जाता है अंतरिक्ष यात्री में नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा, वो पहले एयरफोर्स में जॉब करेगा, एयरफोर्स में रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स में हवा में जाता है, एयरफोर्स का सारा फंक्शन सीखेगा वो, तब उसके बॉडी को बर्दाश्त करने की क्षमता आएगी। डायरेक्ट भेज देंगे तो वो डेथ कर जाएगा। डायरेक्ट जैसे ऊपर जाने वाला आदमी रहा ना, हम लोग को भेज दे तो हम लोग का आदत क्या है, हार्ट फेल तो नहीं होगा पहले, हम लोगों का आदत है क्या, नॉर्मल चलने का। तो हमारा ब्लड जो है ना नॉर्मल गति से मतलब ऊपर नीचे होता है। जब हम तेज गति से रनिंग करते हैं तो थोड़ा सा ब्लड का प्रवाह बढ़ता है। वहां क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तुम, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, यानी ग्रेविटी का काम है पूरा नीचे खींचेगा, तो क्या करेगा वो, क्या है ब्लड, और वो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस दोनों के बीच में प्रेशर जो हमारा ब्लड का वो होता है पूरी तरह से कम जाता है, तो ब्लड जो मस्तिष्क में जाना चाहिए वो ना जाके पैर में आ जाएगा। अब पैर में ब्लड आ जाएगा, पूरा सारा ब्लड आ जाएगा पैर में एक जगह, तो पैर में ब्लड आ गया, मस्तिष्क का ब्लड हो गया खाली, ब्रेन हेमरेज का डर आ जाएगा, और उसके कारण ब्रेन हेमरेज होता है। देखे होंगे अंतरिक्ष यात्री जब जाता है तो उसके बाद जब आता है तो ना बहुत दिनों तक सचेत अवस्था में रहता है। सचेत कहने का मतलब यह है ज्यादातर वो होश में पूरी तरह से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो गया है ना, जहाँ पे गया है प्रेशर ही कम है, तो ब्लड जो ऊपर की तरफ बहना चाहिए बह ही नहीं रहा, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वो हो जाता है आपका, ये जो ब्लड का प्रवाह मस्तिष्क में जाना चाहिए जितना, उतना ना जाके वो आपका क्या हो जाता है, कम जाता है, जिसके कारण आपको क्या आता है, वो दिक्कतें आ जाता है उधर। अंतरिक्ष यात्री बनना इतना आसान काम नहीं, देखा होगा आने के बाद चलता है, आने के बाद चलना भूल जाता है वो, फिर उसको पकड़ के चलाया जाता है कि चले, वो इसलिए भूल जाता है क्योंकि जहाँ पे वो जाता है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना, तो चल नहीं पाता। उन लोग सो के मतलब लैंड जो करता है उसके बाद सोया रहता है ज़्यादातर, और अंतरिक्ष में भी वो खड़ा नहीं रह सकता है, सीट वगैरह थोड़ा हुआ, सीट रहेगा तो आपका खड़ा रहने वाला नहीं रहेगा, उसमें वो सोया रहता है, सोया सोया बहुत ज़्यादा काम करता है, चलना भूल जाता है उसका पैर। यानी जितना अधिक दिनों तक रह के अभी आए ना, कौन, हाँ, सुनीता विलियम्स, अभी कौन रह के आई, सुनीता विलियम्स, अभी गए हैं वो, तो उतना दिन के लिए टूर के लिए नहीं गए वो बहुत कम दिनों के लिए गए हैं। ये जो है आपका, वो गए थे ज्यादा दिनों के लिए और फंस गए थे। हाँ, तो इनका आपका क्या है, दुनिया का भी अमीर आदमी में शुमार है एलोन मस्क, जिसकी कार की कंपनी है टेस्ला, जानते ही हैं आप लोग। टेस्ला वाला कंपनी जो है आपका, वो ना प्राइवेट रूप से अंतरिक्ष बनवाया, अंतरिक्ष यान। जैसे क्या अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लोग को प्राइवेट, जैसे कि आपका क्या है, प्राइवेट जेट हम खरीद सकते हैं, प्राइवेट ट्रेन हम नहीं, ट्रेन खरीदते हैं, नहीं खरीद पाते हैं। आपका ट्रेन नहीं हो सकता, मतलब चलने के लिए आप ट्रेन, कि हम चलेंगे पटरी पे अकेले ट्रेन लेके, नहीं, ये सरकार की संपत्ति होती है। लेकिन क्या है, उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपना एक संपत्ति बनाया, अंतरिक्ष में जाने के लिए अपना विमान बनाया, अपना एजेंसी, जैसे नासा है, हम लोग के पास इसरो है जहाँ से जाते हैं वैज्ञानिक, उनके पास आपका अपना स्पेस एक्स करके नाम है,
इसीलिए उस सब के नाम में एक्स लगाता है। मतलब देखा होगा, ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, एस। स्पेस का नाम है एक्स लगाता है, वो उधर के प्रथा के अनुसार एक्स लगा रहा है। एक्स मतलब समझिए रहा तो सब, एक्स वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पुरानका, पुराना वाला आदमी जो रहता है उसके लिए होता है। तो उसके समझ है रिवेंज लेने के लिए, आदमी जब रिवेंज लेता है तो उसका नाम कहाँ कहाँ डालता है, वैसे ही रिवेंज लिया वो। तो उन लोग तो ऑलरेडी जो बात करता है वो किसके जरिए बात करता है, कंप्यूटराइज बात करता है। जैसे देखे होंगे एक व्यक्ति है, पहले भी हम बताए थे, स्टीफन हॉकिंस। इस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक कौन रहा, स्टीफन हॉकिंस। लेकिन उसको ना 16 वर्ष की उम्र में लकवा मार दिया था, और वो जिया कितने वर्ष तक, लगभग 70 सालों तक जिया। और 16 वर्ष से लकवा मार दिया, और सिर्फ उसको कहाँ पे रखा जाता था, कंप्यूटर के जस्ट ऊपर ऐसे करके वो बैठा रहता था। और वो क्या, कंप्यूटर से उसका थ्योरी, वो माइंड में जो सोचता था उसको रिकॉर्ड किया जाता था, और उस थ्योरी को रिकॉर्ड करके इधर डाला जाता है। उसके थ्योरी पे अभी पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, कॉस्मोलॉजी, उन्होंने सबसे ज्यादा इसको समझाया है। किसने, स्टीफन हॉकिंस ने। और वो मर गया, और वो नास्तिक था। वो वैसे व्यक्ति थे जो भगवान को मानने में कम विश्वास रखते थे। लेकिन मरने के टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमसे भी बड़ी है और चला रहा है इस दुनिया को। यानी बाद में उसने माना। ले हट, इधर भारत के नक्शा बना चला। तो वैसा मतलब वो मानता है, वो बाद में उसने माना। कितने कितने ऐसे लोग हैं, सुना होगा, वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा नास्तिक हो जाता है बीच बीच में। कब, जब वो विज्ञान बहुत ज्यादा जानने लगता है तब। और उसके बाद जब आता है डेथ की बारी, तब वो मानने लगता है कि नहीं, कोई ना कोई चीज है जो हमको चला रहा था। वैसा बहुत सारे लोग, तो उन्होंने भी माना कि ऐसे जो है, उन्होंने ऐसा माना कि इस दुनिया में मतलब जो है आपका है, वो क्या है, कोई शक्ति इसको चला रहा है। इसी का रोल देखो, फिल्म देखा क्रिस 3, तो क्रिस 3 में जो बैठा हुआ ना, वो किसका रोल किया है, इसी वैज्ञानिक का, स्टीफन हॉकिंस का रोल है वो। स्टीफन हॉकिंस का दो ही चीज चलता था, उंगली और आंख। इसीलिए वो फिल्म में देखा हुआ विलेन, विवेक ओबराय जो विलेन है, उसका दो ही चीज चलता है, उंगली देखा होगा, उंगली से उड़ाता है और दूसरा आंख से। वो वैज्ञानिक का भी वही दो चीज चलता था, उससे प्रेरित होकर उसने विलेन का रोल उसमें डाला है उसे। तो स्टीफन हॉकिंस से सदी का सबसे लो। आज हम शुरू करने वाले थे क्वांटम नंबर। कोई बात नहीं, जानकारी हमें मिलनी चाहिए, ज्ञान जरूरी है। सारे कुछ, हाथ उत क्या चीज है, हार्ट। उसका तो छोड़ो, ये नॉर्मल जो बनते हैं ना, एयर होस्टेस, वो उसका में, उसका चुनाव के लिए भी आपको फिट रहना जरूरी है। मतलब फिट कहने का गलत, हाँ, नहीं तो आपको जल्दी कैंसर हो जाएगा। 9-4 हो गया, ठीक है, रहने देते हैं आज। देखिए आगे, हम लोग पढ़ चुके थे क्वांटम नंबर का 4 टाइप्स। क्या है, दो जल्दी लो। क्वांटम नंबर का 4 टाइप्स हम लोग पढ़े थे। ए हल्ला नहीं कीजिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे बोलेगा सिर। क्वांटम नंबर, इसमें हम बताए थे 4 क्वांटम नंबर होता है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका, और दूसरा का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, ये 4 होते हैं, उसमें से हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक में, आपका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अगला स्लाइड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान चुंबकीय संख्या। प्रधान चुंबकीय संख्या, इसको बोला जाएगा आपका प्रधान चुंबकीय संख्या। इससे हमें याद रखेंगे तीन जानकारी मिलती है प्रमुख रूप से। पहला जानकारी से ये मिलता है आपका कक्ष के प्रकार, यानी तीन जानकारी इससे हमें प्रमुख रूप से मिलती है। हालांकि मिलती तो चार जानकारी है, लेकिन हम लोग को चौथा को ऐड कर देते हैं दूसरे वाले प्रधान को, सॉरी एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो ये मिलता है, पहला जानकारी मिलता है कक्ष के प्रकार। दूसरा हमें जानकारी मिलता है कि कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है, ये जानकारी हमें मिलता है। और तीसरा जानकारी हमें मिलता है कि उस कक्ष की ऊर्जा क्या है या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, वो ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसकी जानकारी भी हमें आपका कहाँ से मिलता है, प्रधान चुंबकीय संख्या से। उसके अलावे तीन प्रमुख रूप से ये जानकारी मिलेगा, उसके अलावे दो एडिशनल जानकारी भी इसी में मिलता है। एडिशनल जानकारी कहने का मतलब बाद में जो जैसे कि हम उससे प्राप्त किए तो ये यहाँ भी मिल रहा है, कहीं और से भी मिल रहा है, तो वैसे वाले को एडिशनल बोलते हैं। इसमें है आपका कक्ष में कक्षकों की संख्या, कक्ष में कक्षकों की संख्या। और फिर हमें एक जानकारी आपका मिलेगा, एक और जो जानकारी मिलेगा कक्ष में उपकक्ष। इतना हमें जानकारी मिलता है। अब एक एक जानकारी पे हम लोग फोकस करेंगे। बंद करके रखिए, अभी तुरंत लिखे लगते हैं। कॉपी बंद कीजिए, अभी नया कुछ वर्ड वैसा नहीं आएगा, बस इसी से रिलेटेड जानकारी आएगा। तो कक्ष के प्रकार आपका है, तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पे कक्ष के प्रकार में। देखिए इतना मिलता है, जिसमें से आपसे पूछा जाए तो ये तीन याद रखेंगे कि प्रधान क्वांटम संख्या से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है। तो पहला जानकारी कक्ष का टाइप, दूसरा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तीसरा आपका कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये तीन जानकारी मिलते हैं। उसके अलावा बोला जाए उपसहायक जानकारी, जो दोनों में कहीं और भी मिलता है यहाँ भी मिलता है, तो है आपका कक्ष में कक्षकों की संख्या, कक्ष में उपकक्ष के प्रकार, ये मिलता है। तो इतनी जानकारी हमें मिलता है प्रधान क्वांटम संख्या, या प्रधान चुंबकीय नहीं लिखना था, क्वांटम था, सॉरी चुंबकीय लिख दिए। प्रधान क्वांटम संख्या, इससे हमें मिलता है इतनी जानकारी। अब देखिए जैसे हम लोग चलेंगे यहाँ पर बात करेंगे अब आगे कि प्रधान क्वांटम संख्या जो है उसका निर्धारण जो हुआ ना प्राकृतिक संख्या पे हुआ है। प्रधान क्वांटम संख्या का जो रिलेशन है वो किस नंबर से बनेगा, प्राकृतिक नंबर से। तो प्राकृतिक नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसका इंडिकेटर नेचुरल है। यानी प्रधान क्वांटम संख्या को n से इंडिकेट करेंगे और इसका मान 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। 1 से शुरू होकर आपका इसका मान जो जाएगा अनंत तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। और इस n का वैल्यू 1 से शुरू होगा। दूसरे क्वांटम संख्या का वैल्यू 0 से शुरू होता है, इसका वैल्यू आपका 1 से शुरू होता है। जैसे आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपका उसमें 0 भी आएगा, सारे में 0 आएगा, लेकिन इसमें आपका 1 से शुरू होता है। तो n का मान 1 से शुरू होगा, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक आपका प्रधान क्वांटम संख्या का ये मान होता है। प्रधान क्वांटम संख्या का मान आपका क्या होता है, 1 2 3 और लास्ट में जाएगा आपका इन्फिनिटिव तक। आगे अब देखिए प्रधान क्वांटम संख्या के आधार पे हम लोग कक्ष तय करते हैं। यानी एक तरफ हम लगाते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रधान क्वांटम संख्या, और यहाँ PQN है, और इधर आपका होगा कक्ष के प्रकार। यानी इसमें कौन कौन से कक्ष होंगे, तो कक्ष के प्रकार आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कारण।
ये आपका कक्ष का प्रकार पूछा जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या है, ये आपका 1 है। तो यदि n का मान हम 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो कक्ष का जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, k होगा। यानी इससे पूछा जाता है k टाइप में आपका, के टाइप में आपका जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान क्या है। इधर सवाल उल्टा पूछता है हम लोग से कि के कक्ष में बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, 1 होगा। इससे बाद में और आगे जानेंगे ना, तो इसी में पूछेगा कि के कक्ष के लिए बताइए द्विघांसी क्वांटम संख्या का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग उसको जानेंगे तब ये जानेंगे। अभी प्रिंसिपल वाला में एन का मान 1 होगा तो कक्ष का टाइप क्या होगा, के होगा। यदि एन का मान 2 होगा तो कक्ष का वैल्यू एल होगा। यदि एन का मान 3 होगा तो कक्ष का टाइप एम होगा। और एन का मान आपका 4 होगा तो कक्ष का वैल्यू एन होगा। के एल एम एन ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे तय होता है। एन का मान 1 तो कक्ष होगा के, एन का मान 2 तो कक्ष होगा एल, एन का मान 3 तो कक्ष होगा एम, और एन का मान 4 तो कक्ष होगा एन। अब बोलो इसके आगे भी कक्ष है कि नहीं। जैसे हम लोग कक्ष पढ़ते हैं के एल एम एन, तो इसके आगे कक्ष है कि नहीं। तो देखिए इसके आगे कक्ष है, लेकिन सारे कक्ष का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। जैसे हमारे पास सभी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो तत्व का हम लोग जब देखते हैं ना, तो 114 तक का नामकरण करते हैं। नए नए तत्व खोजे गए हैं, पीरियोडिक टेबल में ऐड भी हुआ है, लेकिन हम ना उसका पूरी तरह से नामकरण नहीं कर पाए हैं। उसी कारण यहाँ से देखिए कक्ष लोग यही 4 रखे हैं अभी। इसके अलावे भी कक्ष होता है, लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ अभी तक। यानी इसके आगे बढ़ सकता है लेकिन नामकरण नहीं हुआ है। तो आपको बस इतना ये याद रखना है। पहला हमें कक्ष के प्रकार पता चल गया। एन का मान 1 रहेगा कक्ष के, एन का मान 2 कक्ष एल, एन का मान 3 एम हो जाएगा, एन का मान 4 एन हो जाएगा। अगला देखो, अगला जानकारी इसमें हम लोगों को क्या लेना था, यहाँ पे देखिए अगला है कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकला उसको बता रहे हैं आगे। कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका ऐसे आगे चलेंगे, फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे कक्ष के प्रकार जो हम लोग जान चुके थे, कक्ष के प्रकार। तो देखिए नंबर निकालने के पहले उसमें कक्षक की संख्या ज्ञात करना होता है। कक्षक की संख्या कि उसमें कितना कक्षक है, और उसके बाद उसमें निकलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम ना ये दोनों जानकारी एक साथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों एक साथ लेके आ रहे हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा आपका, एन का मान यदि 1 होगा तो कक्ष का प्रकार क्या होगा, के। अब कक्ष की संख्या का एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं एन का स्क्वायर। यानी एन का स्क्वायर जो है वो क्या है, कक्षक का संख्या का सूत्र है एन स्क्वायर। अब यहीं से जैसे इसमें कितना कक्षक होगा ये डिसाइड करता है। यहाँ से एन का मान 1 है तो कक्षक का संख्या कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 1 होगा, यानी उसमें 1 कक्षक होगा। अगला एन का मान यदि हम 2 रखेंगे तो कक्ष होगा एल, और कक्षक का जो टाइप कक्षक की संख्या होगा 2 का स्क्वायर होगा 4। अब ये कक्षक क्या है इसको हम आगे थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे, ये कक्षक क्या है। अब आगे एन का मान 3 रखेंगे तो होगा एम, और कक्षक का हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। और यदि एन का मान हम 4 रखें तो कक्ष होगा एन, और इसमें होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहीं से इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी तय किया गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है बोर और ब्यूरी। 2 वैज्ञानिक ने मिलके इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताया है, तो इसलिए इसका नाम है बोर ब्यूरी स्कीम, यानी बोर ब्यूरी का योजना। तो उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र बताया 2n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर जितना रहेगा उसी का दुगना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग तय करेंगे तो 2 गुने n का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुने 1 इक्वल टू कितना 2। अगला यदि n का मान 2 रखेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, इसलिए 2 गुने 4 बराबर 8। इसीलिए हम तय करते हैं ना, के में 2 भरते हैं,
एल में 8 भरते हैं। वो किसने बताया है? बोर ब्यूरी स्कीम, दो वैज्ञानिक ने मिलकर आपस में ये स्कीम दिया था। वहां पे हम एन का मान 3 रख ले तो 2 गुने 3 का स्क्वायर यानी 2 गुने 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। और यदि हम ये रख दे आपका एन का मान 4 तो 2 गुने 4 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 दूना तो 2 गुने 16 इक्वल टू कितना? 32। ये 4 टाइप है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या को तय करने के लिए। हम लोग ये 4 कक्ष में तय करते हैं। अब पूछा जाता है हमसे कि पी क्यू, बताइए पी क्यू एन है तो आप बताइए कक्षक की संख्या एन स्क्वायर। कक्षक बोलेगा तो उसी का स्क्वायर तो एन स्क्वायर। यदि पी क्यू एन बोलेगा 3 है तो कक्षक की संख्या 9। और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए देखिए सब जगह दुगना हुआ होगा। 16 का दुगना 32, 4 का दुगना 8, 1 का दुगना 2, क्योंकि एन स्क्वायर का ही दुगना कर दिया गया है 2n स्क्वायर। तो इससे हम लोग तय करते हैं। ये था दूसरी जानकारी जो हमें मिलता है एक साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? जानकारी देता है। ये चारों क्वांटम नंबर में सबसे बड़ा जानकारी देता है ये। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं जैसे कि घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो आप पहले तय करते हैं किस चीज को? कंट्री को। पहले मान लेते हैं कि विदेश घूमना है तो पहले हम क्या सोचेंगे? कौन सा कंट्री जाना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही कंट्री है। फिर कंट्री के बाद क्या ढूंढते हैं हम लोग? स्टेट, कि कौन सा कंट्री में जैसे जाना है तो वहाँ किस में घूमना है? स्टेट में। तो स्टेट देता है दूसरा वाला जो जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर है, वो स्टेट की जानकारी देता है। अगला तीसरा है स्टेट जाने के बाद ये पता करना होगा ना कि कहाँ पे वो लोकेशन। तो जो लोकेशन है आपका वो उसकी जानकारी कौन देता है? वो थर्ड वाला देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो आपका है जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे आप ठहरेंगे उस कमरे की जानकारी देता है लास्ट वाला। तो ऐसा ही चारों का जानकारी यानी उसके अंदर का जानकारी, ये सिर्फ बाहर की जानकारी है। इंटरनल जानकारी कुछ और वाले जो आपके क्वांटम नंबर है वो देंगे। तो इतना हो गया कंप्लीट, रहने देते हैं इसको। आगे तीसरा हम किस बात पे चर्चा करने वाले थे? तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा हम बता रहे थे कक्ष की ऊर्जा। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होता है। तो देखिए तीसरा आ जाएगा कक्ष में ऊर्जा। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे? ये वाला पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। तो कक्ष की ऊर्जा कैसे तय होता है ये समझिए। देखिए ऊर्जा जो भी होता है ना, किसी के पास ऊर्जा जो होगा वो 2 टाइप का ऊर्जा होता है। एक को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। यदि हम दोनों ऊर्जा को जोड़ लेते हैं तब जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा। तो वही कहलाता है कक्ष की ऊर्जा। कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो है और एक गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका कक्ष की ऊर्जा। अब समझिए स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ये स्थितिज ऊर्जा क्या है? जो स्थिर रहे, जो गतिज रहे। बहुत अच्छा। तो बताओ कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे जस्ट कुर्सी पे, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। हाँ, गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छा। स्थितिज ऊर्जा मतलब जिसमें स्थिति के कारण उत्पन्न हो। लेकिन स्थिति के कारण उत्पन्न हो लेकिन पूर्ण स्थिति के कारण नहीं, समझेगा? कि जैसे कि किसी को हम बैठा दिए यहाँ पे ये वाला डेस्क पे, अब बोलेंगे इसमें कौन सी ऊर्जा है? तो उसमें जो ऊर्जा है कुछ नहीं, उसमें ऊर्जा है लेकिन वो ना तो स्थितिज ऊर्जा हम काउंट करेंगे उसमें, ना ही गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? वैसी स्थिति जहां पे वो है लेकिन उसके बाद गति शुरू होना है, वैसे ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे समझा रहे हैं, एक आपका जैसे कि आपका समझ आई कि ये आपका कमरा है,
अरे अच्छा ठीक, बाहर जाओ। जब आपका ये कमरा है, इसमें इसके ऊपर छत है, ठीक, तो छत के मतलब ये छत है, तो छत पे भी कोई पदार्थ रख दिए हम, तो उसके पास जो ऊर्जा है उसको हम लोग पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बताना चाह रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा में क्या हुआ कि जैसे छत के जब सबसे कोना वाला में, जैसे सबसे कोना वाला में जैसे कि होता है ना कि छत खुला है और कोई बच्चा एकदम लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता है, तो वो वाला पॉइंट जहां के बाद डायरेक्ट वो गिरेगा, यानी वो स्थिति जहां पे आपका पहुंचा हुआ उसके बाद उसका गति शुरू होना है और उसके कारण उसमें जो ऊर्जा आया हुआ है लास्ट के कारण, तो वैसे ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी वैसी स्थिति में जहां पे स्थिति है लेकिन उसके जस्ट बाद शुरू होना है गतिज ऊर्जा। अब जैसे कोई तीर एकदम पूरी तरह से तीर रखे हुए, तीर पे कमान, लेकिन खींचे हुए नहीं है, तो जब तक खींचा नहीं हुआ नहीं है तब तक उसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही खींच दिया, अब पूरी तरह से बस छोड़ने की देरी है, तो क्या है, जब गति करने की देरी एकदम लास्ट पॉइंट पे आया हुआ है कि इसके बाद जैसे छूटा तो गति करना शुरू कर देगा, तो उस टाइम की ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। बंदूक में जब तक गोली रखा हुआ है तब तक वो स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन बंदूक नाल तोड़ के गोली रखा हुआ है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा है। पहाड़ पे रखा हुआ छोटा सा पत्थर कब गिरेगा वो, यानी कब वो गति में आ जाएगा इसका पता नहीं, तो उसके कारण जिसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और हम लोग का स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमेशा तय होता है हाइट से, यानी आपका सबसे जो कम स्थिति वाला है, जैसे कि एकदम जो पृथ्वी पे बैठा हुआ है तो उसमें हाइट है ही नहीं, तो हाइट जब नहीं रहेगा तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यानी स्थितिज का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, काउंटिंग में नहीं आ रहा है, काउंट नहीं हो रहा है, तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ही होता है mgh, इसको बोलते हैं एम से मास, जी से ग्रेविटी, यानी आपका ग्रेविटी का एक्लेरेशन जो होता है वो है ग्रेविटी एक्लेरेशन, और आपका बोला जाए एक्लेरेशन है आपका, और एक आपका होता है एच, एच का मतलब यहाँ पे है आपका हाइट, ऊंचाई। तो जब हम किसी को ऊंचा स्थान पे रख लेते हैं, और वहां पे ऊंचा भी ऐसा भी नहीं है कि ऊंचा सुरक्षित जगह पे है, पूरी तरह से ऊंचा और सुरक्षित जगह पे है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन यही वाला देखिए, जैसे पंखा है ये हमारे सर के ऊपर है, लेकिन कब गिर जाएगा, ऐसी स्थिति में आपका कि कब गिरेगा, यानी ऐसी स्थिति में कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ सकता है, तो वैसे वाले को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हाइट पे आपका तय होता है। यदि कोई व्यक्ति आपका मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर के हाइट पे है, मीटर पे 10 मीटर के हाइट पे है, वो 50 केजी का है, तो उसके पास कितना स्थितिज ऊर्जा हुआ। ये काउंट ऐसे करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि 50 केजी का कोई आदमी है, वह 10 मीटर के हाइट पे है, तो पूछा जाता है हम लोग से सवाल कि बताइए इसमें कितना स्थितिज ऊर्जा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई। तो पी का वैल्यू होगा आपका mgh, तो mg के m के जगह 50, g का मान 9.8 और h का वैल्यू 10, यानी हो गया 50 गुने 98, यहाँ पे हो गया 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 49, 4900, सॉरी ये वाला नहीं, 4900 क्या हो जाएगा आपका जूल। यानी जब कोई आपका स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं, तो जब कोई व्यक्ति इतना पे रहेगा तो इतना जूल उसके पास एनर्जी बना है। अब जैसे गिरता है तभी तो वो क्या होता है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ जी और ऐड हो जाता है। जब ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो जी ऐड हो जाता है, इसीलिए तो हमें चोट ज़्यादा लगता है। जब हम ऊपर से गिरते हैं नीचे की तरफ तो चोट ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जब जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे आने लगे तो नीचे में ग्रेविटी ज़्यादा है, ऊपर में कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के भी नीचे जाएंगे तो घटेगा। पृथ्वी पे ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा है, पृथ्वी के नीचे जाओगे ना बहुत देर के बाद, बहुत अंदर, मान लेते हैं ऐसे सागर पे चले जाए जो आपका 60 फीट के अंदर वाला है, तो उसमें आपका क्या है, तैरना बहुत आसान रहेगा। ग्रेविटी वहाँ है ही नहीं, बहुत कम है, तो खींचेगा ही नहीं नीचे, नीचे नहीं खींचेगा तो उत्प्लावन बल के कारण आपका क्या हो जाएगा ऊपर। इसीलिए
जो आपका एक पहले लोक बोला जाता था, पाताल लोक। पृथ्वी के नीचे वाले को हम लोग उधर की भाषा में बोलते थे पाताल। पाताल में कौन लोग रहते थे? पाताल में जो रहते थे वो बहुत ज्यादा आपका क्या होते थे, वैसे लोग होते थे जो आपका क्या है, पूरी तरह से एक्टिव लोग रहते थे। यानी ग्रेविटी है ये नहीं है, पूरी तरह से एक्टिव रहता था। ग्रेविटी रहता है उसके कारण एक्टिवनेस जो है वो घटता है। तो वहां पे वैसा है। जब हम नीचे जाएंगे पृथ्वी के नीचे या ऊपर, याद रखेंगे जी का मान घटेगा। जब हम लोग इधर से उधर जाते हैं घूमने वक्त भी आपका जी का मान प्रभावित होता है। हम लोग यदि पोल पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग का ध्रुव है, जहाँ पे आपका ध्रुव है वहां पे देखे होंगे कि जैसे बर्फबारी वगैरह वहां पे ज्यादा गिरता है, पोल पे होता है ना। पृथ्वी का दो हिस्सा है, एक को हम लोग बोलते हैं पोल, एक को बोलते हैं विषुवत रेखा। ये बीच वाला लाइन को विषुवत रेखा, और जो सबसे सबसे कॉर्नर कॉर्नर पार्ट है उसको ध्रुव बोलते हैं। इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, और एक को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। सब जगह ऐसा रहेगा, हर एक जो भी ग्रह रहेंगे वो सब रहेंगे, वो भी ऐसा ही बांटा गया है। जैसे कि हम लोग अपना स्थान को बांटे पूर्व पश्चिम। बड़ा बड़ा शहर जाएगा ना तो लिखेगा ईस्ट और वेस्ट। कोलकाता में पहुंचेगा सिटी में किधर, ईस्ट या वेस्ट। हम लोग मापे हैं उसको पूरा पश्चिम पे, और हमारा जो है वर्ल्ड को मापा गया है उत्तर दक्षिण पे, इसलिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चांद पे हम लोग गए अभी कुछ दिन पहले, तो जब चांद पे हमारा यान गया तो सबका यान गया था उत्तरी ध्रुव में। चांद का भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, और हमारा चला गया दक्षिणी ध्रुव में। यानी हम लोग दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले देश थे। तो वैसे ही आपका सबका ध्रुव होता है, तो ध्रुव पे जी का मान ज्यादा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप 5 फीट उछल जा रहे हैं, यहाँ पे वहां जाइएगा ना तो हो सकता है कि 2-3 इंच आपका घट जाए, 4 फीट 4.5 फीट उछल पाए। कहाँ पे? ध्रुव पे। पृथ्वी का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घटेगा, बहुत कम, लेस मात्र। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग की तरफ थोड़ा कम है, जी का मान क्या है हम लोग की तरफ कम है। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, रखना ही पड़ेगा। हाँ कर दीजिए छुट्टी। चलिए आगे। 9 बजे के बाद हम धना गया तो सब एकदम फोने फोन आ रहा है, इतना चिंता वो लड़का के है। चलिए आगे पढ़ा देते पहले। मास और ग्रेविटी है आपका, कहाँ थे हम? थे बता रहे थे कि पृथ्वी का ध्रुव होता है। तो ध्रुव सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे है? ध्रुव पे। और सबसे कम ग्रेविटी बीच वाले हिस्सा में। इसको हम लोग ध्रुव वाला रेखा बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला विषुवत रेखा, ध्रुव नहीं, विषुवत रेखा वाला लाइन। इधर नहीं जाते, इधर जाएंगे तो फिर इधर दिक्कत है। हाँ हाँ, भूगोल में चले जाएंगे फिर दिक्कत है। हम लोग mgh बता रहे थे, ये वाला कच्छ में ऊर्जा। तो आपका mgh होता है आपका ये। चलते आगे। अब देखो कच्छ में ऊर्जा को हम फिर लाते हैं यहाँ पे। ऊर्जा का टाइप सिखा रहे थे वहां। गतिज ऊर्जा सब जानता है, जिसमें गति में रहे तो उसके पास ऊर्जा जो रहे गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में वैसा स्थिति में रहे कि ओकर बाधे गति शुरू होना है, तब हम लोग बोलेंगे। धनुष बाण जो आपका है धनुष पे खींचा हुआ, उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। आपको गुलेल का रस्सी खींचा हुआ, गुलेल ऐसे है तब तक स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन गुलेल में आपका वो जो गोली डाल के हम खींचे हुए हैं तब की जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही छोड़ दिए वो क्या बन गया? गतिज ऊर्जा। यानी लास्ट वैसा टाइम पे ऊर्जा जहां पे उसके बाद शुरू होगा गतिज ऊर्जा। हाँ, इस भाला फेंकते हैं जब यहां तक चल गया है, पीछे भाला फेंकने के लिए तैयार नहीं, अभी रेडी हो रहा, आप बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा नहीं है, ये नहीं उसमें। जब हम रनिंग करके और शुरू हो गया, अब यहाँ तक फेंकाया भी नहीं, लास्ट पोजीशन तक है, तब वाले को हम लोग बोलेंगे हाँ स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन तो जानता ही है, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं।
जानता है ना, इलेक्ट्रॉन को तो पहचान में करता है कि नहीं, देखा उखा है। इलेक्ट्रॉन को देखा है कि नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा है कि नहीं? कभी नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन को देखा है? इलेक्ट्रॉन को देखा है कि नहीं कभी? क्या इससे देखेंगे? दिखाई देगा वो। देखने का तरीका सही से होना चाहिए, तुम लोग कभी ट्राई नहीं करता है। तार है ना, बस सटाना है अपना हाथ में, फिर आंख के जरिए आपका एक प्रतिबिंब बनेगा वहां पे। हम ट्राई कर लिए हैं, पहले हम देख चुके हैं, हमको देखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को देखना है बस। आराम से जो बोर्ड होता है ओकरा खोल के, वो जो पीतल वाला होता है ना, बस ओकरा पकड़ना है। और उसके बाद अंदर से वो आएगा, वो इमेज बनाते हुए सामने आएगा तुम्हारे। तो स्थितिज ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन के पास, और दूसरा क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो उससे जो ऊर्जा मिलेगा उस वही होगा कक्ष का। कक्ष में कक्ष की ऊर्जा, या बोल सकते हो कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो जितना कक्ष का है उतना आपका क्या होगा, जैसे कि कोई बच्चा है तो माँ के गर्भ में है, तो जितना माँ का एनर्जी लेवल हाई रहेगा उतना बच्चा का। माँ पड़ल सुस्त, ये भी तो इसीलिए कक्ष में ऊर्जा का मतलब यहाँ हुआ कि कक्ष के अंदर जो है आपका पदार्थ, उसका भी ऊर्जा का मापक वही है। तो स्थितिज ऊर्जा का देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब जब इसी mgh को तुलना किया गया कि इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसका स्थितिज ऊर्जा आया -ZE² बाई आर। कितना आया? -ZE², ये देखिए स्क्वायर हुआ, जेड नहीं लग रहा। -ZE² बाई आर। अभी कैसे आया? इसको ना हम काउंट किए इसके तुलना में। अब mgh से तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन हाइट पे तो नहीं रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में रहता है कि इलेक्ट्रॉन कब गति कर जाए, तो इसीलिए इसका हम लोग निकालते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कि ऐसे गुलेल वाला है, तो इसमें हाइट ना भी रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में है कि जहां पर से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। तो mgh का वैल्यू याद रखेंगे, कितना होगा? -ZE²बाई आर। ये आपका पूछा गया सवाल है पॉलिटेक्निक में कि इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या है? -ZE²बाई आर, जहाँ ये जेड क्या है? जेड है परमाणु संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और आर है उसके बीच की दूरी। दो इलेक्ट्रॉन कितना दूर में है ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन कितना नाभिक से कितना दूर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का ये आपका है। जेड क्या है? परमाणु संख्या। और ई क्या है? द्रव्यमान। और आर क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या या दूरी बोल सकता है, या दूरी। किससे दूरी? नाभिक से दूरी। ये नाभिक से दूरी है सब। अब गतिज ऊर्जा का मान बताइए, यहां पर देखिए। गतिज ऊर्जा जो होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। यदि कोई पदार्थ का द्रव्यमान 50 kg है, आपका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इससे गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो ½ mv²। अब ½ mv² है यहाँ पर। अब v² का फॉर्मूला हम सिखाए थे पहले, याद है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब हम बोर में पढ़ा रहे थे ना, वहां पे जाके देखिए, बोर वाला मॉडल सिद्धांत, वहां पे आपको हम बताए हैं। तो सब भूल जा रहा है एकदम जल्दी जल्दी। कॉपी में देख के बताओ, लेकिन बताओ हमें v² का वैल्यू। जाओ, बोर का मॉडल सिद्धांत कॉपी में लिखा हुआ है कहीं पे, बोर का सिद्धांत। ना, नहीं याद है?
एन एच, बट एन एच में होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर। कुछ न रे, पढ़ाया ही नहीं। कॉपी दो, बता रहे हैं। बोर का सिद्धांत नहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखे हैं? आपको बता रहे हैं, देखिए बताए हैं हम कहाँ पे, आप भूल रहे हैं सब। यहाँ नहीं पढ़ाए हैं? वाह, ऐसा कैसे हो गया? देखो ना कैसे हुआ है। कहाँ हो गया यही ना पता चलेगा। बताने का तो हम डायरेक्ट वहीं देते, लेकिन आपको याद दिलाना भी हमारा परम सिद्ध अधिकार है। भी के स्क्वायर का वैल्यू, इसी में मैथ पढ़ा दिए सब। वो तो और एकदम केमिस्ट्री वाला लगता है डिलीट हो गया क्या? आ रहा है। नाइट्रोजन है? ऐसा कैसे होगा? हम्म। हम पढ़ाए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? बोर का सिद्धांत हम नहीं पढ़ाएंगे? वीडियो तक डाला हुआ बोर के सिद्धांत का, और बोल रहे नहीं पढ़ाए। वही खोजने में टाइम जा रहा है। किसी दूसरे वाले में पढ़ा दिए हैं यहाँ पे। रदरफोर्ड वाला किस ग्रुप में था, है पता ना? हाँ। बात वो नहीं है, बात ये बोल रहे हैं कि पढ़ाया नहीं गया है। एक अनटाइटल्ड करके था, 18। अभी कहाँ चल रहे थे? रिकॉर्डिंग 11th में क्या था? है अब। हाँ, लेकिन 8 गो है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इसके बाद हम कहाँ पढ़ाए पता ही नहीं चल रहा है।
इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं होगा। चलो बता देते हैं आगे। एक हम फार्मूला सिखाए थे यहाँ पर, एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। बोर के मॉडल में हम पढ़े थे कि कक्ष का कोणीय संवेग इसके बराबर होगा। जहां पे हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर किए थे, एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन एच बटा 2 पाई। इतना यहाँ से आपका वैल्यू देखो, यहाँ से आपका एन एच, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ऐसा था, 4 पाई स्क्वायर। और यहीं से हमने वैल्यू निकाला था आपका आर का वैल्यू। यहाँ से देखिए भी यहाँ पर आपका था आर स्क्वायर का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर। अब उसके अलावे हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेग को हम लोग ऐसे पढ़े थे, ध्यान देगा। ये फार्मूला एगो ऐसे निकाले थे और एक फार्मूला हम लोग निकाले थे ऐसा वाला। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या था? फोर्स, जो आपका बल लग रहा था, एफ का वैल्यू था वो वाला। यहाँ से हम लोग ने ये दोनों से निकाले थे, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे ना, वहां पे था कैलकुलेट किया हुआ। अब इसका कैलकुलेशन करें, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ना करते हो, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 एम भी स्क्वायर को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका वैल्यू आपका आता है 1/2 और इधर वाला आपका आ जाता है जेड ई स्क्वायर बाई आर, इतना आता है। जब हम गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना पड़ेगा आपका इतना का वैल्यू क्या आता है, 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इसको अभी हटा ही देते हैं। इसमें लिखाया हुआ अब कहाँ पे है आपको बताएंगे भी हम अच्छा से। ये जरूरत नहीं है उसका, ऐसे सिर्फ बता रहे थे कि उससे ये आया हुआ है। यहाँ पे इसको हटा ही लेते हैं। यहाँ पे आपका हाफ जे डी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा कितना। अब देखिए कुल ऊर्जा निकालो, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा बराबर होगा पी प्लस के ई। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या है, के ई, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पी। तो पी ई प्लस के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पी का मान बताओ, -जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर। यहाँ से यहाँ पर -जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर आपका साथ में जेड ई स्क्वायर बाई आर है। यहाँ देखिए आर है और यहाँ 2r है। हम एलसीएम लेंगे कितना, 2r का, तो 2r हो जाएगा, आर से आर कटेगा तो -2 जेड ई स्क्वायर प्लस 2r से 2r कटेगा तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से -2 जेड ई स्क्वायर प्लस जेड ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -जेड ई स्क्वायर बाई 2r। इलेक्ट्रॉन की कक्ष की ऊर्जा का सूत्र ये है, -जेड ई स्क्वायर बाई आर के जगह पे जहाँ आर था वहाँ पे क्या हो गया, 2r। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष की ऊर्जा का सूत्र है। रहने दे। कितना है, तो ये खत्म भी हो गया। प्रधान क्वांटम संख्या हम लोग कर लिए खत्म। आगे पढ़ेंगे इसी में एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस कौन, ये वाला से तत्व का आगे सिखा दें, आगे सिखाएंगे। रहने देते इतना है क्या। हाँ बोलो।